ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, डेवलपमेंट यानी विकास। सोशल साइंस का इकोनॉमिक्स पोर्शन से ये लेसन फर्स्ट से ये टॉपिक है। तो हम लोग आज विकास के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो चलिए इसे उसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं विकास क्या है यानी डेवलपमेंट। सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे विकास के अर्थ के संदर्भ में। जैसा कि आप जानते हैं विकास यानी डेवलपमेंट, विकास किसी देश के सर्वांगीण विकास पर निर्भर करता है। तो जैसा कि आप जानते हैं जो विकास होता है किसी देश के सर्वांगीण विकास पर निर्भर करता है। कुछ देश में किस हद तक या किस क्षेत्र में कितना विस्तार हुआ है, कितना विकास हुआ है, उसके आधार पे भी विकास का मानक के रूप में माना जाता है। किस देश में विकास हुआ है, चाहे संचार साधनों का विकास हो, चाहे बैंकिंग व्यवस्था का विकास हो, चाहे शिक्षा का स्तर का विकास हो, चाहे प्रति व्यक्ति आय में विकास हो, चाहे राष्ट्रीय आय में विकास हो, या परिवहन के साधनों का विकास हो, या संचार के साधनों का विकास हो। यानी विविध क्षेत्रों में जो सर्वांगीण विकास हुआ होता है उसके आधार पर तय किया जाता है कि फला देश विकसित है या अविकसित की श्रेणी में आता है। तो जैसा कि पहले हम लोग अर्थ के संदर्भ में अध्ययन कर रहे हैं कि विकास किसी देश के सर्वांगीण विकास पर निर्भर करता है। स्वतंत्रता, सुरक्षा, दूसरे के सम्मान मिलने की इच्छा, आर्थिक समानता और जीवन जीने का उच्च स्तर आदि सभी विकास के क्या हैं, महत्वपूर्ण भाग हैं। तो यहाँ पे आपने अध्ययन किया किस तरह से स्वतंत्रता जैसे है। अगर किसी देश में नागरिकों को स्वतंत्रता नहीं दी गई है तो इसे विकसित राष्ट्र की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। जैसा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वतंत्रता है, समानता है, ये सभी लोगों को प्राप्त होनी चाहिए। तो इस तथ्य के आधार पे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि विकास मतलब सर्वांगीण विकास से है। एक पक्ष का विकास हो और एक पक्ष का विकास ना हो उसे विकास नहीं माना जाएगा। तो यानी यहाँ का विकास का तात्पर्य क्या है, सर्वांगीण विकास से है। चाहे वो सुरक्षा हो, दूसरे के सम्मान मिलने की इच्छा हो, आर्थिक समानता हो, या जीवन जीने का उच्च स्तर हो, आदि सभी विकास के क्या हैं, घटक हैं या उसके अंग हैं या भाग हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग अध्ययन करेंगे विकास दो पहलुओं को दर्शाता है। पहला पहलू क्या है, लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं। जितने भी लोग होते हैं उनके विकास के लक्ष्य क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, एक जैसे नहीं होते। दूसरा क्या है, एक व्यक्ति के लिए विकास जो है वो आवश्यक नहीं है कि किसी और के लिए भी हो। तो यहाँ पे एक तथ्य निकल के आ रहा है कि किसी व्यक्ति के लिए कोई पहलू विकास हो सकता है और दूसरे के लिए विकास हो नहीं माना जाएगा, हो सकता है उसके लिए विनाश माना जाए। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे बिजली उत्पादन, कोई परियोजना जब स्थापित होती है तो किसी उद्योगपति के लिए, किसी इंडस्ट्रियल के लिए वो विकास माना जाएगा। यानी कि कोई उद्योगपति जो होगा उसके लिए वो विकास माना जाएगा, लेकिन किसी किसान के लिए, किसी निर्धन के लिए या किसी वहाँ के प्रवासी निवासियों के लिए वो विकास नहीं बल्कि विनाश माना जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुउद्देशीय परियोजना से उसको लाभ तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसको वहाँ से विस्थापित कर दिया जाएगा किसी अन्य स्थान पे, या उसे हटा दिया जाएगा। उसकी आवासीय समस्या उत्पन्न हो जाएगी, अनेक तरह के उसे समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो इस तरह से एक उद्योगपति के लिए परियोजनाएं जो होती हैं वो विकास के रूप में हो सकती हैं, लेकिन वहाँ के निवासियों के लिए वो विनाश है, क्योंकि उन्हें वहाँ से हटना होगा, उनके आवास की समस्या उत्पन्न होगी, उनके रोजगार की समस्या उत्पन्न होगी, विविध प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ गए होंगे कि जहाँ पे एक व्यक्ति के लिए कोई विकास का वो मानक होता है यानी विकास कहलाएगा, वहीं दूसरी व्यक्ति के लिए वही चीज़ क्या माना जाएगा, विनाश के रूप में होता है। तो जरूरी नहीं है कि सबके लिए विकास माना जाए, यानी विकास का जो स्वरूप है किसी के लिए विकास माना जाएगा और किसी के लिए विनाश हो सकता है। इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, हम लोग राष्ट्रीय विकास के संदर्भ में अध्ययन करेंगे कि राष्ट्रीय विकास क्या है। व्यक्ति के विभिन्न लक्ष्य राष्ट्रीय विकास के संदर्भ में उनके उद्देश्यों के अलग अलग होते हैं। यानी जो व्यक्ति के जो होते हैं, जो विभिन्न लक्ष्य होते हैं व्यक्तियों के राष्ट्रीय विकास के संदर्भ में, उनके उद्देश्य भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। देश का विकास किसान अलग माध्यम से चाहता है, व्यापारी अलग माध्यम से चाहता है और एक शिक्षक अलग माध्यम से चाहता है। यानी देश का जो विकास है सबका अपनी अपनी नज़रिया होता है। तो यानी किसान सोचता है उसके अनुरूप देश का विकास हो, तो किसान अपने तरीके से सोचेगा विकास के लिए, एक व्यापारी अपने तरीके से सोचता है इस तरह से देश का विकास हो, और एक शिक्षक जो है
वो अपने तरीके से सोचता है इस तरह से देश का क्या हो, विकास हो। यानी सबके अपने अपने लक्ष्य होते हैं। राष्ट्रीय विकास के तहत उन लक्ष्यों को प्राथमिकता दी जाती है जो बड़े पैमाने पर लोगों को क्या पहुंचाते हैं, लाभ पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे क्या निकल के आया कि राष्ट्रीय विकास भी पूछ लेता है राष्ट्रीय विकास क्या है। तो राष्ट्रीय विकास के तहत उन लक्ष्यों को प्राथमिकता दी जाती है। किन लक्ष्यों को प्राथमिकता दी जाती है? जो बड़े पैमाने पर लोगों को क्या पहुंचाते हैं, लाभ पहुंचाते हैं। जिससे बड़े पैमाने पर लोगों को लाभ पहुंचता है, उन विकास के उन लक्ष्यों को ही क्या दिया जाता है, प्राथमिकता दिया जाता है। तो यहाँ पे ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि राष्ट्रीय विकास के उन लक्ष्यों को ही प्राथमिकता दिया जाता है जिससे बड़े पैमाने पर लोगों को क्या प्राप्त होता है, लाभ पहुँच सकता है। इसी क्रम में नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास की विशेषताएँ। डियर स्टूडेंट, इस तरह से ये भी बहुत बिंदु है। अभी आपने अध्ययन किया राष्ट्रीय विकास का अर्थ क्या है, फिर राष्ट्रीय विकास के कौन कौन से पहलू हैं। इस तरह से अगले स्टेप में आपने अध्ययन किया कि राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य, किन किन लक्ष्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो उन लक्ष्यों को प्राथमिकता दी जाती है जो बड़े पैमाने पर क्या पहुंचाते हैं, लोगों को लाभ पहुंचाते हैं। इसी क्रम में राष्ट्रीय विकास की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत वह कार्यक्रम, वह नीतियाँ क्रियान्वित होती हैं या कार्यान्वित होती हैं जो लोगों को अधिक संख्या के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो पहला ये मुख्य विशेषता है, क्या विशेषता है कि राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत उन कार्यक्रम तथा नीतियों को ही क्रियान्वित किया जाता है जो लोगों को अधिक संख्या के लिए क्या होती हैं, उत्तरदायी होंगी। नेक्स्ट क्रम में हमें यह सोचना होगा कि क्या कार्य करने का कोई बेहतर तरीका है। सरकार निर्णय करती है कि सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही मार्ग क्या है। तो सरकार इस तरीके से निर्णय लेती है, इस तरीके से कार्य करती है कि जो सही मार्ग हो जिससे उस समाज को, सभी लोगों को, सभी तबकों को विकास की ओर ले जाया जा सके। वो ऐसे नीतियाँ बनाती है, ऐसे कार्यों को क्रियान्वित करती है जिससे समाज के सभी लोगों का विकास हो सके, किसी वर्ग विशेष का नहीं। क्योंकि लोकतंत्रीय सरकार में सरकार का एक उत्तरदायित्व होता है। सरकार जब भी कार्य करेगी इस रूप में करेगी कि जिससे सभी वर्गों का क्या हो सके, विकास हो सके। तो यहाँ पे भी एक चीज़ निकल के आई कि सरकार भी उन्हीं कार्यों को, उन्हीं नीतियों को क्रियान्वित करती है जो सही हो, यानी जो समाज को, जो राष्ट्र को विकास की ओर ले जाने वाला हो। नेक्स्ट स्टेप में देश और राज्यों की तुलना, यानी विकास को हम कैसे जानेंगे कि कौन सा देश विकसित है, कौन सा देश अविकसित है। तो ये पैमाना भी है, मानक भी होता है। जैसे हम दो राज्यों का कंपेयर करते हैं और दो देशों का अंतर करते हैं। जैसे कभी इस तरह से डिफरेंट क्वेश्चन आता है कि कैसे हम ज्ञात करेंगे कि कौन सा राज्य विकसित है, कौन सा राज्य विकसित नहीं है, कौन सा देश विकसित है, कौन सा देश विकसित नहीं है। तो उसके पैमाने होते हैं, उसके मानक होते हैं। जैसे किसी राष्ट्र में परिवहन सेवाएं कितनी विकसित अवस्था में, वहीं दूसरी तरफ उस दूसरे राष्ट्र में वहाँ की परिवहन सेवाएं कितनी विकसित हैं या कितनी अविकसित हैं। तो परिवहन सेवाओं के आधार पर हम निर्धारण करते हैं कि उस राष्ट्र का कौन सा राष्ट्र ज़्यादा विकसित है। इसी क्रम में बहुत सारे आधार हैं, जैसे वहाँ पे संचार के साधन व्यवस्था, यानी किसी राष्ट्र में संचार के साधनों का कितना विकास हुआ है। तो दो राष्ट्रों के मध्य जब हम कंपेयर करते हैं तो एक राष्ट्र में संचार के साधनों का पूर्ण विकास हो चुका है और दूसरे राष्ट्र में संचार के साधनों का भी विकास चल ही रहा है, यानी चल रहा है, तो उसको विकासशील की श्रेणी में रखेंगे। और जिस राष्ट्र में संचार सेवाओं का विकास हो चुका है उसे विकसित राष्ट्र की श्रेणी में रखेंगे। अगला पैमाना जो है प्रति व्यक्ति आय है। जिस राष्ट्र में प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होगी और वहीं दूसरी ओर जिस देश में या जिस राष्ट्र में प्रति व्यक्ति आय कम होगी उस राष्ट्र को अविकसित या विकासशील की श्रेणी में रखा जाएगा। और जहाँ के नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होगी उसे विकसित राष्ट्र की श्रेणी में रखा जाएगा। तो ये प्रति व्यक्ति आय हो गया, संचार सेवाएं हो गई। इसी क्रम में है स्वास्थ्य सेवाएं हो गई। तो यानी कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं किस राष्ट्र में ज़्यादा विकसित है और किस राष्ट्र में अभी विकास के क्रम में आगे चल रहा है। तो स्वास्थ्य सेवाओं के आधार पर भी हम निर्धारण करते हैं कौन सा राष्ट्र विकसित है और कौन सा राष्ट्र विकासशील की श्रेणी में आएगा। इसी क्रम में है राष्ट्रीय आय, यानी दो चीज़ें हैं, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय के आधार पर भी हम निर्धारण करते हैं कि कौन सा राष्ट्र विकसित है और कौन सा राष्ट्र
विकासशील की श्रेणी में आता है या अविकसित राष्ट्र की श्रेणी में आता है। तो डियर स्टूडेंट, ये सारे पैमाने हैं, मानक हैं, जिनके आधार पर यह निर्धारण किया जाता है कि फला राष्ट्र विकसित है या अविकसित है। किस राष्ट्र में संसाधनों का मैक्सिमम यूज़ किया जा रहा है, यानी वहाँ के संसाधनों का इस रूप में दोहन किया जा रहा है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे भी विकास किया जा सके। तो कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जो अपने संसाधनों का प्रौद्योगिकी के माध्यम से अधिक मात्रा में दोहन करते हैं, सही तरीके से करते हैं, और उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार उच्च स्तर पे है। और कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जो इन संसाधनों का समुचित दोहन नहीं कर पा रहे हैं, तो राष्ट्र अविकसित श्रेणी में आते हैं। इसी तरह से किस राष्ट्र में रोज़गार के अवसर ज़्यादा हैं, शिक्षा व्यवस्था उच्च स्तर की है, तो शैक्षिक स्तर, शिक्षा व्यवस्था, ये भी एक पैमाना है, ये भी एक मानक है। इसके आधार पर भी हम निर्धारण करते हैं कौन सा राष्ट्र विकसित है और कौन सा राष्ट्र विकासशील या अविकसित की श्रेणी में आता है। तो ये सारे मानक हैं। प्रति व्यक्ति आय हो गए, स्वास्थ्य सेवाएं हो गई, राष्ट्रीय आय हो गई कि उस राष्ट्र में कितना आय है किसी राष्ट्र की और किसी राष्ट्र की कितनी कम आय है। तो इस तरह से इन सभी मानकों के आधार पर निर्धारण किया जाता है कि कौन से राष्ट्र विकसित हैं और कौन से राष्ट्र विकासशील या अविकसित की श्रेणी में आते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आज आपने अध्ययन किया विकास यानी डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट यानी विकास के कौन कौन से पहलू हैं। जैसा कि आपने इस तरह से देखा कि विकास के इस तरह से 2 पहलू यहाँ पे दिखाया गया है। इसी क्रम में राष्ट्रीय विकास क्या है, राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य क्या क्या होते हैं, किन चीज़ों को प्राथमिकता दी जाती है, जो बड़े मतलब यहाँ पे जो निकल के आया कि बड़े पैमाने पर जो लोगों को लाभ पहुँचता है उन्हीं को जो है क्या दिया जाता है, प्राथमिकता दी जाती है। इसी क्रम में राष्ट्रीय विकास क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं। जैसा कि आपने यहाँ पे दिखाया गया कि राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत उन कार्यक्रम व नीतियों को क्रियान्वित किया जाता है जो लोगों को अधिक संख्या के लिए क्या होती हैं, उत्तरदायी होती हैं। तो यहाँ पे राष्ट्रीय विकास के संदर्भ में आपने अध्ययन किया। इसी क्रम में राष्ट्रीय विकास के आधार पे हम कैसे तुलना करते हैं दूसरे देशों की, व्यक्ति किस तरह से प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, लोगों के वहाँ की आर्थिक स्थिति, रोजगार के अवसर, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं, ये पैमाना है जिनके आधार पे हम कंपेयर करते हैं कौन सा राष्ट्र विकसित है और कौन सा राष्ट्र विकासशील श्रेणी में आता है। डियर स्टूडेंट, इस तरह से आज आपने इकोनॉमिक्स पोर्शन से विकास लेसन से विकास के संदर्भ में अध्ययन किया। विकास क्या है, विकास की विशेषताएँ क्या हैं, राष्ट्रीय विकास के मानक क्या क्या हैं, कैसे 2 देशों के मध्य तुलना करके हम कैसे निर्धारित करते हैं कौन सा राष्ट्र विकसित है और कौन सा राष्ट्र विकासशील की श्रेणी में आता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नए वीडियो नए विषय वस्तु फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।